ये वर्ल्ड है 1945 1991। एक फेज काम चल रहे थे। ये था ईस्ट ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक। यह है वेस्ट ब्लॉक और यूएस ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक। ठीक। और इनके बीच जो डिवीजन लाइन है, ये डिवीजन लाइन क्या है? वॉल ऑफ बर्लिन। यहां तक हो गया। वॉल ऑफ बर्लिन क्या था? सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। यहां तक समझ में आ रहा है? अब यहीं पर एक दूसरी सिचुएशन बैठती है। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है न्यू स्टेट और थर्ड नेशन और नेम। क्लियर? इनका मतलब था कि इनका जो ऑब्जेक्ट था कि नो पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स बट formation of free foreign policy। ठीक? क्लियर? अब एक मिनट रुक जाना, अभी तुम ही लोग से मैं पूछ देता हूं। नो पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स, इस लाइन का मतलब बता दो हमको। अगर इसके सामने ये सेंटेंस आ जाता कि पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप पॉलिटिक्स इज ए कोल्ड वॉर, क्योंकि ग्रुप है ना, एक ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक। तो ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? यहां पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष स्टेट है। तो इसका मतलब हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि क्यों नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते थे। क्या होगा? देखो, ग्रुप, ये पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स इज इक्वल टू कोल्ड वॉर। ठीक? कोल्ड वॉर का मतलब वेपन्स कंपटीशन। अब अगर ये न्यू स्टेट अगर ग्रुप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट है तो ये भी वेपन्स कंपटीशन में चले जाएंगे और तब इनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रुक जाएगा। भारत 1950 में कंडीशन ऐसी थी कि वो वेपन्स कंपटीशन में जाए, इसलिए भारत ने क्या कहा कि इंडिया इज द नो पार्टिसिपेशन ऑफ द ग्रुप पॉलिटिक्स। ठीक? समझ में आ गई बात? इसका मतलब ही यही है कि नो पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स का मतलब कि नो पार्टिसिपेशन ऑफ वेपन्स कंपटीशन, नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, नो पार्टिसिपेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कंपटीशन, यानी कोई चीज हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम क्या करना है, ये थर्ड नेशन है और ये थर्ड नेशन वे नेशन है जो कभी इंपीरियलिज्म के शिकार है। समझे हो? यदि साम्राज्यवाद के शिकार है, और साम्राज्यवाद के शिकार होने का रीजन क्या है? इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर लंबे समय तक ये लोग इंपीरियलिज्म के शिकार है तो इनका ऑब्जेक्ट जब ये इकोनॉमिकल इनका क्या है? वीकनेस होगी, यानी
हम आपसे उसी दिन सोशल जस्टिस बता रहे थे ना कि आफ्टर फ्रीडम द इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ इंडिया इज वेरी पुअर, है कि नहीं? तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में जो इकोनॉमिकल पोजीशन है वो बहुत नीचे डाउनफॉल में है। अब उसमें जैसे जस्ट लाइक, तो मैंने प्रूव क्या करना था कि अगर वेपन्स कंपटीशन को इंपॉर्टेंस दोगे तो इग्नोर ऑफ द क्या होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। समझ हो कि नहीं? तो अगर इंडिया या जितने भी थर्ड नेशन हैं अगर पार्टिसिपेट कोल्ड वार में पार्टिसिपेशन करते हैं तो इन्हें ना चाहते हुए भी कोल्ड वार में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और कोल्ड वार का पार्टिसिपेशन का मतलब कि वेपन्स कंपटीशन में क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। और इस पार्टिसिपेशन में इन्हें अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की जो पोजीशन है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की जो स्थिति है वह खत्म करनी पड़ेगी। इसलिए इंडिया ने कहा कि हम नो पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स बट फॉर्मेशन ऑफ फ्री फॉरेन पॉलिसी एंड नेम बेस्ड फ्री फॉरेन पॉलिसी, यानी हम शीत युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बल्कि गुट निरपेक्षता के आधार पर हम स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करेंगे। ये अब नेम का फॉर्मेशन क्या है, 1961 या 62 नहीं 61, 1961 बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 25 स्टेट, ठीक, इंडिया, मिस यूगोस्लाविया, नासिर नेहरू टीटो ने मिलकर नेम का फॉर्मेशन किया। उस समय 25 स्टेट थे और आज इस थर्ड स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी नेम इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, 120 या 122, 21 स्टेट हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। तो एक सिचुएशन ये बन गई, इसलिए यहां से जब ये, तो इसका मतलब हो गया कि ये लोग इक्वल डिस्टेंस रख रहे हैं, क्लियर, एनिमीज के कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक। अब इन राष्ट्रों का जो ऑब्जेक्ट है वह है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, मैक्सिमम थर्ड स्टेट ही है सब। हाँ, अब सुनो, ये है कोल्ड वार, और कोल्ड वार है सुपरमेसी बेस कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, ठीक। तो सुपरमेसी कैसे, क्योंकि देखिए हो क्या रहा था कि ये दोनों ब्लॉक क्या चाहते थे, अपनी अपनी सुपरमेसी को स्टेबल करना चाहते थे। तो सुपरमेसी को स्टेबल करने का मतलब क्या था कि ये थर्ड नेशन, जितने भी थर्ड नेशन है या जो न्यू स्टेट है, इन न्यू स्टेट को ये दोनों ब्लॉक अपने अपने ब्लॉक में शामिल करने का कंपटीशन कर रहे थे, समझ रहे हो? यानी दोनों चाहते थे, यानी सोवियत संघ चाहता था कि अगर न्यू स्टेट अगर उसके ब्लॉक में शामिल हो गए तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर गए, कम्युनिस्ट सरकार बनेगी। अगर ये थर्ड नेशन क्या कहा जाता है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में जाए, तो अमेरिका चाहता था कि अगर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में अगर आएगा तो कैपिटलिस्ट सरकार बनेगी, और जब हमारे फॉलोवर ज्यादा होंगे तो हमारा वर्चस्व क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे
कॉलेज या गांव में लीडर लोग क्या करते हैं, अपने पीछे फॉलोअरों की संख्या को ज्यादा बढ़ाए रखते हैं। उसका मतलब क्या है, सुपरमेसी है या अपने इंपैक्ट को दिखाना चाहते हैं। इसलिए ये दोनों स्टेट चाहते, दोनों ब्लॉक चाहता था, दोनों सुपर पावर चाहते थे कि इन्हें इनके फॉलोअरों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो जब इनके फॉलोअर की संख्या ज्यादा होगी तो इनकी स्थिति या इनके प्रभुत्व तो ज्यादा होंगे, प्रभाव ज्यादा होंगे। इसी में एक तीसरा ब्लॉक आता है और वह तीसरा ब्लॉक है नेम का, जो कहता है कि आई एम नो पार्टिसिपेशन ऑफ ग्रुप पॉलिटिक्स, हम शीत युद्ध में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि शीत युद्ध में शामिल होने का मतलब, कोल्ड वार में शामिल होने का मतलब था कि हम वेपन्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और वेपन्स कंपटीशन में अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर जाएंगे। क्योंकि ना चाहते हुए भी हमें वेपन्स बनाना पड़ता। और 1950 में जब फर्स्ट प्लानिंग कमीशन को एडॉप्ट किया जाता है, फर्स्ट पॉलिसी, तो उस समय भारत वेपन्स के मामले में था। इसलिए भारत ने कहा कि हम कोल्ड वार में नहीं शामिल होंगे। नेम 1961 बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस है 61 में, और 62 में इंडिया चाइना वार हो जाता है। और इंडिया चाइना वार होने के बाद इंडिया डिफीट हो जा रहा है। ठीक, अब यहीं पर एक ही साल बाद क्वेश्चन खड़ा होगा, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ नेम। गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ नेम। क्योंकि जिसका फाउंडर मेंबर है उसका क्या है, रोल क्या है। क्योंकि 1961 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना और 62 यानी नेम का इंपॉर्टेंट फाउंडर मेंबर के ऊपर अटैक हो रहा है चाइना द्वारा, और उस अटैक को लेकर नेम ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रोल दिया, क्वेश्चन तो आ जाएगा कि नहीं। मैंने कल कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशन देयर इज नो इमोशनल रिलेशन, कहा था ना कि भावनात्मक संबंध नहीं है। और पंडित नेहरू इमोशन के बेस पर चल रहे थे इंटरनेशनल सिनेरियो को समझने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि पंडित नेहरू की, चाहे आप 1954 पंडित नेहरू, इंडिया चाइना पंचशील पॉलिसीज, पंचशील डॉक्ट्रिन, और इसमें क्या हिंदी चीनी भाई भाई, 7 साल के बाद क्या निकला, अटैक कर दिया। तिब्बत पॉलिसीज क्या निकला, ठीक। पाकिस्तान का पीओके क्या निकला, म्यांमार के साथ जो आपको लैंड दिया और वो लैंड म्यांमार ने उसे दे दिया चाइना को, क्या निकला। ये कोल्ड वार को कल डिफाइन कर दिया। कोल्ड वार है क्या, यानी कोल्ड वार इनडायरेक्ट वार है, ठीक। दूसरा क्या है, वेपन्स कंपटीशन है, डिवीजन ऑफ इटली है, नहीं डिवीजन ऑफ जर्मनी है, डिवीजन ऑफ यूरोप है। अब डिमोलिश ऑफ बर्लिन वॉल हो जाएगी। अगर डिमोलिश ऑफ बर्लिन वॉल 1989, तो क्या होगा, एंड ऑफ कोल्ड वार हो जाएगा। तो डिमोलिश ऑफ यानी बर्लिन वॉल को गिरा दिया जाए तो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। 1989 में हुआ है। और यही जब बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया तो एंड ऑफ क्या हो गया, कोल्ड वार। और मैंने ग्लेनास्ट और प्रेस्टोइका की पॉलिसीज कब बताई थी, 85-86 की है, ठीक। जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है, क्योंकि 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सत्ता में आते हैं, सोवियत सत्ता में आते हैं, और वहां पर उन्होंने सोवियत संघ की पोजीशन को साउंड करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिकल कमजोर हो, इकोनॉमिकल रीजन, इकोनॉमिकल जो उसको वीकनेस आ रही है, या जो इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो रही है सोवियत संघ की, उसका रीजन एक ही रीजन था, वह रीजन था कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा है,
वेपन्स कंपटीशन को, क्योंकि एक रीजन है कि अपने टोटल जीडीपी का 40% अगर डिफेंस पर खर्च हो रहा है तो 20 to 30% सैलरी में जाएगा, तो बचेगा क्या, है कि नहीं? तो इस सिचुएशन को या इस स्थिति को लेकर उन्होंने इकोनॉमिकल पोजीशन थोड़ी सी कमजोर हो गई, तो सोवियत संघ का डिवीजन हुआ, और डिवीजन 16 पार्ट में हुआ है। डिवीजन 16 पार्ट है। ये सब देखो, यहां से कजाकिस्तान, मंगोलिया, ये सब कुछ, कजाकिस्तान, ये सब कुछ सोवियत संघ के पार्ट थे, ठीक, 1991 में। अब ये पोजीशंस क्लियर हो गई, यानी अब इस फेज में कोई भी स्टेट अगर फॉरेन पॉलिसी बनाएगा तो उस फॉरेन पॉलिसी पर कोल्ड वॉर का इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं, ठीक। और इंडिया 1950 में अपनी फॉरेन पॉलिसी लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब कि इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या होगा, इंपैक्ट आएगा, ठीक। अब दूसरी पोजीशन आ जाइए, ये है आपका डिवीजन ऑफ यूएसएसआर, ठीक। अब डिवीजन ऑफ यूएसएसआर हो गया, तो रीजन क्या है, ग्लेनास्ट और पेरेस्ट्रोइका की पॉलिसीज है, यानी रिफॉर्म। तो यहां पर एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक, और एंड ऑफ कोल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपैक्ट, पहला पॉइंट लिखिए, एंड ऑफ कोल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या होगा, पहला यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी एक ध्रुवीय विश्व, ठीक। सेकंड, नो इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैनिक संगठन महत्वहीन हो गए। इसी पॉइंट को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के जगह पर लिख लो, नेम भी, यानी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट लेस हो गया और नेम भी, क्योंकि देखो एक सीधी सी बात, ये यूएस ब्लॉक है, ये यूएसएसआर ब्लॉक है, तो हमें बीच का रास्ता मिल रहा है जाने का। अब ये ब्लॉक खत्म हो गया एक ही, तो हम बीच का रास्ता कहां जाएंगे लेके, है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप एंड जर्मनी, यूरोप और जर्मनी का एकीकरण हो गया। और लास्ट पॉइंट है, यूएस इज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, सोवियत संघ नहीं, अमेरिका विश्व का सुपर पावर हो गया, क्या हो गया, ठीक। इतना, इस तरह से आपसे क्वेश्चन राइज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है जो आपके लिए, ये इतना हो गया। अब यहां से जो वर्ल्ड पीसीडब्ल्यू समझ रहे हो ना, पोस्ट कोल्ड वॉर, यानी मीन्स कि 1991 से लेकर आज तक यहां पर भी डिवीजन होगा, लेकिन यहां पर डिवीजन ईस्ट और वेस्ट में ना होकर नॉर्थ और साउथ में हो जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक, ठीक। नॉर्थ ब्लॉक इज द डेवलप्ड कंट्री, नॉर्थ ब्लॉक इज द डेवलप्ड कंट्री एंड साउथ ब्लॉक इज द डेवलपिंग कंट्री, क्लियर। अब डिस्प्यूट इनके बीच आ गया, ठीक। और डिस्प्यूट क्या है, पहला डिस्प्यूट है न्यू का नाम सुना है, लिख लेना नीचे, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक।
सेकंड एनवायरमेंट, सेकंड एनवायरमेंट। भाई ग्रीन हाउस गैस की कटौती को लेकर डेवलप्ड कंट्री के बीच डिस्प्यूट है कि नहीं? तो एनवायरमेंट ये है, एनवायरमेंट का मुद्दा। ठीक। थर्ड वर्किंग प्रोसेस ऑफ डब्ल्यूटीओ की कार्यप्रणाली। एडमिस कि डब्ल्यूटीओ के वर्किंग पर क्या लगता है? ब्लेम लगाया जाता है, डेवलपिंग कंट्री लगाते हैं कि सपोर्ट किसका सपोर्ट करता है? डेवलप्ड कंट्री का। ठीक। और एक पॉइंट है, इसको बेसिकली कोई इसका टेररिज्म को लेकर भी है, टेररिज्म है, न्यूक्लियर वेपन्स है, इस पर भी डिस्प्यूट बना हुआ है। ठीक है। इतने इश्यूज हैं प्रेजेंट टाइम में, इसलिए अगर किसी भी स्टेट के साथ आपको रिलेशन बनाना है, क्वेश्चन आ गया, नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हो आप, मान लीजिए किसी भी देश के साथ रिलेशन आ गया और आप उसके बारे में नहीं पढ़े हो, बस इस स्ट्रक्चर को समझे रहना, उठा के लिख देना आधा पेज 1.5 पेज, कम से कम जहां 1 नंबर मिलता है वहां 5 नंबर मिल जाएगा। यानी मीन्स कि आप 74 इयर्स की रिलेशन को डिफाइन कर दिए। अब जैसे मान लो कि नहीं जानते हो, क्वेश्चन पूछ दिया थर्ड ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ ब्लॉक का तो स्टेट नहीं है, साउथ ब्लॉक का है, तो इसका मतलब कि ग्रीन हाउस गैसों की कटौती में भारत का सपोर्ट करेगा, रिलेशन बना लीजिए अपने में। समझ रहे हो कि नहीं? तो थोड़ा सा एक पोजीशन इस तरह से रहेगा। ठीक है।